हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन यूट्यूब चैनल। आई एम संदीप बेनीवाल। आज अपने इस वीडियो में कक्षा 12th का सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। तो अपने इसमें अध्याय नंबर 5 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है शुष्क खेती, परिभाषा, महत्व एवं सिद्धांत। मतलब ड्राई फार्मिंग के बारे में अपने स्टार्ट करेंगे। शुष्क खेती, परिभाषा, महत्व एवं सिद्धांत। मतलब शुष्क खेती के बारे में, ड्राई फार्मिंग के बारे में अपने चर्चा करेंगे कि इनकी परिभाषा क्या होती है, इसका महत्व क्या है और सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि भारत में जो खेती की जाती है उसको मानसून का जुआ कहते हैं, क्योंकि पूरे भारत में खेती है वो किसके आधार पर की जाती है? वर्षा के आधारित खेती की जाती है। यदि वर्षा हुई तो उत्पादन अच्छा होगा, यदि वर्षा नहीं हुई तो उत्पादन अच्छा नहीं होगा। इसको अपने लिखते हैं भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। मानसून का जुआ कहते हैं। जो कुल कृषि होती है उसका 58% क्षेत्रफल, कुल कृषि का 58% क्षेत्रफल शुष्क खेती पर निर्भर है, यानी वर्षा पर निर्भर है। वर्षा पर निर्भर है। जो भारत में कुल खेती होती है उसका 58% भाग है वो वर्षा पर आधारित है, वर्षा पर निर्भर है। और इस वर्षा आधारित क्षेत्रफल का 40% उत्पादन, जो टोटल उत्पादन होता है उसका 40% उत्पादन, कुल उत्पादन का 40% भाग शुष्क खेती से प्राप्त होता है, जहां पर वर्षा नहीं होती है, कम होती है, या वर्षा आधारित है। 40% भाग है उत्पादन का, वो अपने को शुष्क खेती या वर्षा से प्राप्त होता है। अब अपने बात करते हैं कि भारत में कुल कृषिगत क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल कृषिगत क्षेत्रफल, मतलब जहां पर खेती होती है वो है 148 मिलियन हेक्टेयर। टोटल जो खेती होती है वो होती है 141 मिलियन हेक्टेयर पर। और बारानी, इसमें से बारानी या असिंचित जो भाग है, असिंचित भाग, जो बारानी या असिंचित भाग है वो 80 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 80 मिलियन हेक्टेयर। अब कभी कभार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इतना है और 80 मिलियन हेक्टेयर है, वो बारानी या असिंचित क्षेत्रफल है। अब अपने परिभाषाओं की बात करते हैं कि किस आधार पर, वर्षा की कितनी मात्रा के आधार पर इनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं शुष्क खेती। शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। अब शुष्क खेती किसे कहते हैं? जहां की वार्षिक वर्षा, मतलब पूरे साल में कितनी वर्षा आती है उस वर्षा से अधिक वहां की वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण आदि से पानी की हानि होती हो, मतलब पानी की लागत ज़्यादा हो और आवक कम हो वर्षा से। तो अपने लिखते हैं जहां की वाष्पीकरण मात्रा वर्षा जल से कम
वर्षा जल या सिंचाई जल से वाष्पीकरण की मात्रा अधिक हो, इधर लिखते हैं सिंचाई जल से अधिक हो, मतलब कि वाष्पीकरण अधिक होता हो और उत्पादन वो क्या है कि जल अपने पास आवक कम हो और लागत अधिक हो, वहाँ क्या कहते हैं, शुष्क खेती कहते हैं। वर्षा की मात्रा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। वर्षा की मात्रा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वर्षा की मात्रा के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला ड्राई फार्मिंग, इंग्लिश में लिखते हैं ड्राई फार्मिंग। दूसरा ड्राई लैंड फार्मिंग और तीसरा रेन फेड फार्मिंग। अब क्या होता है ड्राई फार्मिंग, क्या होता है ड्राई लैंड फार्मिंग और क्या होता है रेन फेड फार्मिंग, अपने यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है ड्राई फार्मिंग। अब यहाँ क्या होता है कि शुष्क खेती बोला जाता है इसको, तो यहाँ टोटली वर्षा पर आधारित खेती होती है और यहाँ की वार्षिक वर्षा होती है, जो वार्षिक वर्षा 750 mm से कम होती है, 750 mm से कम होती है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नमी संरक्षण करना। मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य नमी संरक्षण। उसके बाद में सेकंड अपने पढ़ते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग, यहाँ की जो वार्षिक वर्षा होती है वह होती है वार्षिक वर्षा 750 से 1100 या 1100 mm होती है और यहाँ भी फसलें अच्छे प्रकार से उत्पादन किया जाता है। नमी संरक्षण यहाँ भी मुख्य उद्देश्य होता है, नमी संरक्षण करना। अब यहाँ भी नमी संरक्षण करके क्या किया जाता है, फसलों को उत्पादन किया जाता है। नमी संरक्षण क्या होता है, नमी को ज़्यादा लंबे समय तक बनाए रखना नमी संरक्षण होता है। तीसरा अपने देखते हैं रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग, अब रेन फेड फार्मिंग क्या होता है कि वर्षा पर आधारित खेती। यहाँ की जो वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा 1100 mm से अधिक होती है, 1100 mm से क्या होती है, अधिक होती है। यहाँ का मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है जल निकास। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पानी अधिक मात्रा में होता है तो इसको खेत से बाहर निकालने के लिए अपने पास व्यवस्था होनी चाहिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इन सबको नोट कीजिए, इसके बाद में अपने आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद में अपने पढ़ते हैं असिंचित फार्मिंग, असिंचित खेती। असिंचित खेती।
असिंचित या बारानी खेती। असिंचित या बारानी खेती क्या होती है? जहां कृत्रिम रूप से पानी नहीं दिया जाता, कृत्रिम रूप से बिना पानी दिए ही क्या किया जाता है? खेती की जाती है, यानी वर्षा पर आधारित टोटली खेती होती है। बिना सिंचाई पानी दिए खेती करना बारानी या असिंचित फार्मिंग कहलाता है। फार्मिंग कहलाता है। असिंचित या फार्मिंग या बारानी खेती कहलाता है। उसके बाद अपने देखते हैं कि जो राजस्थान का कुल भाग है, वो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 10.41% भाग है। परंतु जो सिंचाई जल उपलब्ध है, सिंचाई जल केवल 1% उपलब्ध है। भाग तो इतना बड़ा है, 10.41% भाग है, परंतु सिंचाई का जो जल है वो सिर्फ 1% ही उपलब्ध है। राजस्थान में जो खेती की जाती है, राजस्थान की कुल कृषि का 70% भाग वर्षा पर आधारित है। अब जो सिंचाई का राजस्थान के कुल कृषि का क्षेत्रफल है वो 70% भाग सिंचाई पर वर्षा पर आधारित है। इसके बाद में अपने देखते हैं कि जलवायु के आधार पर कृषि को या राजस्थान को 10 भागों में विभाजित किया गया है और भारत को 15 भागों में विभाजित किया गया है। कृषि जलवायु के आधार पर भारत को 15 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें राजस्थान का अधिकांश भाग, मतलब राजस्थान जो भारत के कौन से भाग में स्थित है? 14वें जलवायु खंड में, 14वें भाग में स्थित है। और इसी प्रकार राजस्थान को 10 जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। अब ये अपने 10 के 10 जलवायु खंड पढ़ेंगे कि किसमें कौन सा जिला आता है, कौन सी फसल की खेती की जाती है और वहाँ की जलवायु कैसी है। जलवायु के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे जलवायु खंड कौन कौन से जलवायु खंड में बांटा गया है। नोट कर लिया होगा। अब अपने देखेंगे कि कौन कौन से जलवायु खंड में राजस्थान को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, कौन कौन से 10 जलवायु खंड हैं, तो उनका एक एक करके अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है, सबसे पहला फर्स्ट ए। इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 है और इनमें फर्स्ट ए, फर्स्ट बी इस प्रकार से डिवाइड करके इनको कुल
10 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं फर्स्ट ए के बारे में। तो फर्स्ट ए का नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, नाम है इसका शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अब ये नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। यदि अपने नाम याद होगा तो ही उसके सारे चीज़ें याद होगी। अब जो फर्स्ट वाला टोटल है उसकी वार्षिक जो वर्षा होती है वो 100 से 300 mm होती है। वर्षा कितनी होती है फर्स्ट वाले की? 100 से 300 mm। यहाँ पे अपने नोट कर लेते हैं वर्षा 100 से 300 mm। इसके बाद में इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बाड़मेर, जोधपुर और चूरू का कुछ भाग आता है। अब जिलों की बात करते हैं तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में कौन कौन से जिले शुष्क है वो इसमें आएंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र बाड़मेर, जोधपुर और चूरू आते हैं। अब अपने देखते हैं कि बाड़मेर, जोधपुर और चूरू में कौन कौन सी फसलें ली जाती है, मुख्य फसलें। अब कौन कौन सी इसके अंतर्गत फसलें ली जाती है? बाजरा, मूंग, बेर, ठीक है, आंवला, ये क्या इसकी मुख्य फसलें हैं। इन फसलों को इसमें लिया जाता है। अब देखते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित इसमें क्या क्या है। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी AU जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर यहाँ पे स्थित है। जोधपुर में और क्या है? CAZRI कादरी, केंद्रीय शुष्क बारानी अनुसंधान संस्थान। उसके बाद में आफरी, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है। कादरी की स्थापना 1960 में हुई थी, ये कई बार पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं वो अपने जोधपुर में स्थित है, ठीक है। तो ये जेट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। उसके बाद में अपने देखते हैं फर्स्ट बी, ये 1 नंबर 2 नंबर फर्स्ट बी। अब फर्स्ट बी में भी वर्षा कितनी होगी? सेम 100 से 300 mm होगी और इसका नाम है अति शुष्क सिंचित क्षेत्र, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। अब ये क्या है? शुष्क तो है, बहुत ज्यादा है, अति शुष्क बहुत ज्यादा शुष्क है, परंतु सिंचित क्षेत्र है। तो कौन सा भाग है? पश्चिमी ही भाग है। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बीकानेर और जैसलमेर। कौन सा आता है? बीकानेर और जैसलमेर। तो यहाँ बीकानेर और जैसलमेर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है उनको अध्ययन करेंगे। मूंगफली, उसके बाद में जैसलमेर में खजूर अनुसंधान संस्थान है। उसके बाद में गवार उगाया जाता है, बाजरा उगाया जाता है। ये इनकी मुख्य फसलें हैं। मूंग भी उगाया जाता है। ये इसकी क्या है? मुख्य फसलें हैं। अब देखते हैं इसमें क्या क्या स्थित है। एक राजस्थान की सबसे पहली यूनिवर्सिटी SKRAU स्वामी केशवानंद राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसके बाद में बीकानेर में क्या है? बीकानेर में घोड़ा अनुसंधान केंद्र, घोड़ा व ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट अनुसंधान केंद्र CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, ये कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। इसके बाद अपने जैसलमेर में खजूर अनुसंधान केंद्र, खजूर अनुसंधान केंद्र। ये सारी चीजें कहाँ है? फर्स्ट बी में स्थित है। इसके बाद में अपने देखते हैं फर्स्ट सी, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र। इसका नाम फर्स्ट सी है। ये कौन सा है? फर्स्ट सी है। फर्स्ट बी अपने बात नहीं की, फर्स्ट बी बीच में रह गया। फर्स्ट बी का नाम है सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। सिंचित है उत्तर
पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ये सिंचित है। सिंचित है इसका मतलब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? गंगानगर व हनुमानगढ़, गंगानगर व हनुमानगढ़। अब ये सर्वाधिक सिंचित है, एक तो बात इसमें ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, इसमें गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन किन्नू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, संतरे का झालावाड़ में होता है, और कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये इसकी मुख्य कौन सी होगी? फसलें होगी। और इसकी वर्षा भी क्या होगी? 100 से 300 mm वर्षा होती है, यानी कि फर्स्ट वाले में टोटल में 100 से 300 mm वर्षा होगी। गंगानगर में क्या क्या आता है? गंगानगर में आता है, एक तो सबसे ज़्यादा सिंचित है, नहरों से सिंचित है, कृषि फार्म कौन कौन से है? एक तो सूरतगढ़ है और एक जेतसर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे स्थित है। इसके बाद में अपने चौथे की बात करते हैं, सेकंड ए की बात करते हैं। तो सेकंड ए का नाम है अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इनके नाम आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, इसकी थोड़ी सी वार्षिक वर्षा बढ़ जाती है और 300 से 500। अब सेकंड वाले की वर्षा कितनी होती है? 300 से 500, ठीक है। अब 300 से 500 इसकी वार्षिक वर्षा होती है। नागौर, झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू और सीकर, ये हाड़ौती जो वाले क्षेत्र है वो आते हैं, नागौर, झुंझुनू और सीकर। अब यहाँ पे कौन सी फसलें होती है? नागौर में सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन होता है, ठीक है। सीकर में प्याज उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो ये मोठ, प्याज, ये फसलें क्या है? इसकी मुख्य इंपॉर्टेंट फसलें हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं नागौर। तो नागौर में नागौरी गाय का प्रजनन केंद्र नागौर में स्थित है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट है, नागौरी गाय का प्रजनन, नागौरी गाय, ठीक है। ये सारी चीज़ें स्थित है। इसके बाद में अपने देखते हैं प्रथम केवीके, फतेहपुर सीकर में प्रथम केवीके कहाँ था? फतेहपुर सीकर में था। और उसके बाद पांचवा देखते हैं सेकंड बी का नाम है लूणी नदी का। यहाँ पे कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी का अंतर्वर्ती क्षेत्र। अब लूणी नदी यहाँ पे बहती है, तो यहाँ की वार्षिक वर्षा 300 से 500 mm होगी। सिरोही, पाली और जालोर इसके अंतर्गत जिले आते हैं। तो यहाँ पे मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है? जीरा, इसबगोल, जालोर में जीरा और इसबगोल होते हैं, जीरा, इसबगोल, ये सारी क्या है? इसकी मुख्य इंपॉर्टेंट फसलें हैं। और काजरी का प्रथम केवीके पाली में स्थित है। काजरी का प्रथम केवीके है वो नागौर में, पाली में स्थित है। इसके बाद में इसको नोट कीजिए। आगे अपने देखते हैं 6 से अपने 10 तक देखेंगे, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। अब देखते हैं 6 नंबर, थर्ड ए। इसका नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये आधा सूखा है, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी, पूर्व भाग में पूर्वी मैदानी क्षेत्र। अब ये पूर्व की ओर स्थित है और इसकी वार्षिक वर्षा होती है वो 500 से 600 mm होती है। 500 से 600 mm इसकी वार्षिक वर्षा होती है। अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, यहाँ की जो फसलें हैं
सब्जियां, सबसे ज़्यादा क्या होती है, सब्जियां होती है, और सोयाबीन, बाजरा, गवार, ये क्या है, इसकी फसलें हैं। तो एनआरसी सीड स्पाइसेस कहाँ पे है, अजमेर में। एनआरसी सीड स्पाइसेस तो ये कहाँ पे है, जयपुर में है। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान टोंक में, CSWRI ये कहाँ पे है, टोंक में है। तो ये इससे संबंधित इंस्टीट्यूट है। इसके बाद में अपने बात करते हैं थर्ड बी की। थर्ड बी, यहाँ की वार्षिक वर्षा सेम 500 से 600 mm होगी। उसके बाद में 500 से 600 mm होगी। बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाढ़ग्रस्त पूर्वी मतलब बाढ़ की संभावना रहती है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इसकी मुख्य समस्या क्या रहेगी, जल निकास की मुख्य समस्या रहेगी। तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, ये इसके मुख्य जिले हैं। और इसके अंतर्गत सरसों, बाजरा की बुआई मुख्य रूप से की जाती है, और अमरूद। सवाईमाधोपुर में सबसे ज़्यादा क्या होता है, अमरूद, सरसों। एनआरसी ऑफ रेपसीड भरतपुर है, और सरसों, बाजरा, इनकी क्या की जाती है, बुआई की जाती है। अमरूद फलों में सबसे ज़्यादा होता है। और एनआरसी ऑफ रेपसीड कहाँ पे है, एनआरसी सरसों कर लो, रेपसीड एंड मस्टर्ड, ठीक है। कहाँ पे है, अमरूद अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, सवाईमाधोपुर में स्थित है। और उसके बाद में अपने देखते हैं फोर्थ ए, यहाँ की वार्षिक वर्षा है वो 600 से 700 mm है, 600 से 700 mm के मध्य है। और इसमें जिले आते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। और इसका नाम है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, मैदानी एवं पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी एवं दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र। तो इसकी मुख्य फसलें हैं मक्का, ज्वार, मूंगफली, सरसों, अमरूद, चीकू, पपीता, आम। अमरूद, ये सब मुख्य फसलें हैं। और इसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट है वो MPUAT, यानी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे है, उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। उसके बाद में अपने 9th नंबर देखते हैं, फोर्थ बी, यहाँ की वार्षिक वर्षा फिर 600 से 700। इसका नाम अपने देखते हैं आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। इसमें कौन कौन सी मुख्य फसलें होती है, कौन कौन से जिले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये जिले आते हैं। तो इनकी मुख्य फसलें कौन कौन सी होती है, चना, मूंगफली, कपास, अमरूद, पपीता, ये सब इसकी मुख्य फसलें होती है। एग्रीकल्चर से दृष्टि से ये इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट नहीं है। अंतिम आता है अपने 5th नंबर, 5th। और यहाँ सबसे ज़्यादा वार्षिक वर्षा होती है, 750 mm से ज़्यादा होती है। और इसका नाम है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। और इसमें झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी और 12 आता है। कोटा, बूंदी और 12 झालावाड़, ये इसके अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कौन सी, संतरा, कपास,
कपास काली मिट्टी, यहाँ पे कोटा बूंदी 12 झालावाड़ में कौन सी काली मृदा होती है, तो कपास के लिए उपयुक्त है। और फलों में संतरा सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र में होता है और इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी लेसन को कंप्लीट करते हुए। थैंक यू सो मच।